हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक एमसीक्यू जो कि लगभग 100 से अधिक प्रश्न है इस एमसीक्यू में। और ये आपके पेपर 2 हिंदी के यूनिट 6 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने 3 उपन्यासों को कवर किया है। शेखर एक जीवनी, मैला आंचल और बाणभट्ट की आत्मकथा। ये तीनों उपन्यास मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप मेरे चैनल पर जा कर के मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने यूनिट 6 नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है और वहीं पर आपको ये तीनों उपन्यास पूरी तरह से पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। वहाँ से आप ये देख सकते हैं। वहाँ मैंने लाइन बाय लाइन और ये सारे जो भी एग्ज़ाम के नज़रिए से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब, मुख्य कथन, पात्रों के नाम, कहानी का सारांश, सब कुछ मैंने उसमें इंक्लूड किया है। तो आप वहाँ से जा कर के मेरी जो उपन्यास है, ये तीनों उपन्यास वहाँ से पढ़ सकते हैं। और उसी में से मैंने कुछ एमसीक्यू बनाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो प्रश्न होते हैं उसी के लेवल के हैं। एनटीए जो जिस तरह के प्रश्न पूछता है तो उस लेवल का मैंने ये एमसीक्यू बनाया है। आप इसको ये सारे एमसीक्यू जब आप कर लेंगे तो आपको खुद ही एक महसूस होगा कि आपका एक अच्छा खासा मॉक टेस्ट हो गया है। ठीक है। अगर ये एमसीक्यू करने के लिए बैठते हैं तो साथ में एक पेन और कॉपी भी रख लीजिए, ताकि आप जब भी इसमें कोई भी प्रश्न देखें तो उसमें टिक लगा लीजिए कि इसका जवाब आपको आता है या नहीं आता है। और अगर नहीं आता है तो आप उसको नोट कर लें। इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और अच्छा खासा मॉक टेस्ट लगाने का एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है। तो फिर आप चलते हैं आगे। हम उपन्यास मैला आंचल का मुख्य पात्र कौन है? तो मैला आंचल उपन्यास का मुख्य पात्र है डॉक्टर प्रशांत। मैला आंचल उपन्यास का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मैला आंचल उपन्यास का संबंध मिथिला क्षेत्र से है। इस उपन्यास में मुख्य रूप से किस समस्या को उजागर किया गया है? तो इसमें मुख्य रूप से जो है जातिवाद और सामंतवाद को उजागर किया गया है। ये इसका सही जवाब है। मैला आंचल में किस राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है? तो मैला आंचल में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत की भूमिका क्या है? तो इस उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत की भूमिका है गांव में सामाजिक क्रांति लाने वाले डॉक्टर के रूप में। मैला आंचल उपन्यास में किस पात्र को प्रेमचंद के होरी के समकक्ष माना जाता है? तो मैला आंचल उपन्यास में गंगा है। गंगा के पात्र को होरी के समकक्ष माना जाता है, क्योंकि वो एक ईमानदार और परिश्रमी किसान है जो कि सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण और जातिगत भेदभाव का भी शिकार होता है। तो इसलिए गंगा को होरी के समकक्ष माना जाता है। डॉक्टर प्रशांत किस सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष करता है? तो डॉक्टर प्रशांत जो है वो सामंतवाद और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करता है। मैला आंचल का मुख्य नारी पात्र कौन है? मैला आंचल का मुख्य नारी पात्र है कमली। भोला मास्टर किस वर्ग से संबंधित है? तो भोला मास्टर जो है वो कायस्थ है और ये जमींदार वर्ग से संबंधित है। फणेश्वर नाथ रेणु की भाषा शैली कैसी है? तो इनकी भाषा शैली जो है वो ग्रामीण आंचलिक हिंदी की भाषा है। मैला आंचल उपन्यास में किस प्रकार की घटनाएं मुख्य रूप से प्रस्तुत की गई है? तो इस उपन्यास में जो है वो मुख्य रूप से राजनीतिक और ग्रामीण जीवन, मतलब ग्रामीण जीवन की जो राजनीति होती है ना, वो मुख्य रूप से है इसमें। और देश की राजनीति के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है इस उपन्यास में। फणेश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल को किस कालखंड में लिखा है? तो मैला आंचल का जैसा कि आपको पता ही है कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1954 है। तो ये 50 के दशक में कहलाएगा। ये 50 के दशक में इसको लिखा गया है। उपन्यास का ग्रामीण क्षेत्र किन सामाजिक समस्याओं से ग्रसित है?
तो उपन्यास का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो सामंतवाद और अशिक्षा से ग्रसित है। महिला आंचल में स्वतंत्रता संग्राम का क्या प्रभाव दिखाया गया है? तो इसमें दिखलाया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के कारण जो होता है वो ग्रामीण जीवन में जागरूकता आती है, यही इसका प्रभाव दिखलाया गया है इस उपन्यास में। उपन्यास में भारतीय राजनीति की कौन सी प्रमुख घटना का विवरण मिलता है? इस उपन्यास में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन हुआ है। इस घटना का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है इसमें, और रेणु ने ये दिखलाया है कि जो ग्रामीण जनता है वो किस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का साथ देती है। डॉक्टर प्रशांत किस राज्य से आते हैं? तो ये डॉक्टर प्रशांत जो है वो ऐसे तो बिहार के कोसी नदी में कहा जाता है कि उनको एक घड़े में पाया गया था, लेकिन जो उनका पालन पोषण होता है वो कौन करती है? एक बंगालिन स्नेहमयी नाम की एक बंगालिन महिला जो है वही उनका पालन पोषण करती है। तो ऐसे इनको ये कहा जाएगा कि ये बंगाल के क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि इनका पालन पोषण एक स्नेहमयी नाम की बंगालिन जो डॉक्टरनी होती है वही इनका पालन पोषण करती है। उपन्यास में चुनाव प्रक्रिया को किस दृष्टिकोण से दिखलाया गया है? तो ये जो है वो भ्रष्ट और जातिवाद के रूप में दिखलाया गया है। उपन्यास में जो है वो चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से भ्रष्ट और जातिवाद पर आधारित होती है। महिला आंचल को हिंदी साहित्य में किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास की उपाधि से सम्मानित किया गया है। फणीश्वरनाथ रेणु ने महिला आंचल के अतिरिक्त कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है? तो महिला आंचल के अतिरिक्त उन्होंने परती परिकथा उपन्यास लिखा है। महिला आंचल में किस क्षेत्र का चित्रण है वह कौन सा राज्य, मतलब जिस क्षेत्र का चित्रण है वह कौन सा राज्य है? तो ये पता ही होगा कि ये बिहार राज्य के पूर्णिया जिले का इसमें चित्रण है। फणीश्वरनाथ रेणु किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े थे? तो ये आंचलिक साहित्य, ये इस आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। महिला आंचल के प्रकाशन का वर्ष कौन सा है? तो ये महिला आंचल का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1954 है। किस लेखक ने महिला आंचल की तुलना गोदान से की है? तो इसका सही जवाब होगा कि रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस उपन्यास की तुलना गोदान से की है। महिला आंचल के पात्र किस वर्ग से संबंध रखते हैं? तो महिला आंचल के पात्र जो है वो मुख्यतः ग्रामीण और किसान वर्ग से आते हैं। उपन्यास में किस बीमारी के प्रसार का उल्लेख किया गया है? तो इसमें मलेरिया बीमारी के प्रसार का उल्लेख हुआ है। यहाँ देखिएगा, ये इसमें मलेरिया की बीमारी के प्रसार का उल्लेख किया गया है। ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। बिहार के अररिया जिले में इनका जन्म हुआ था। उपन्यास में महिला आंचल शीर्षक का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ग्रामीण जीवन की विषमताएं। जो ग्रामीण जीवन की विषमताएं हैं, जो उसमें खूबसूरती भी है, गांव की खूबसूरती है, उनका भोलापन है, लेकिन उसके साथ ही वहाँ पे भ्रष्टाचार है, जातिवाद है। तो इन सब चीज़ों को, जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी है, इन सब चीज़ों को मिलाकर ये रेणु कहते हैं कि ये यहाँ इसको महिला आंचल कहा है। गाँव को, ग्रामीण संस्कृति को और वहाँ की जो विषमताएं हैं उनको उन्होंने महिला आंचल की संज्ञा दी है। महिला आंचल उपन्यास की पृष्ठभूमि किस क्षेत्र पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा मिथिला क्षेत्र पर आधारित है, क्योंकि
वो मैथिली भाषा में ही ज़्यादातर वहाँ के लोग बातें करते हैं। उपन्यास के नायक डॉक्टर प्रशांत का मूल निवास स्थान क्या है? तो इसमें मूल निवास स्थान इसको हम बिहार मानेंगे, क्योंकि उन्होंने उनका जो हांडी में जो प्राप्त हुए थे तो वो बिहार में ही प्राप्त हुए थे, लेकिन बाद में उनको एक बंगाली डॉक्टरनी जो है स्नेहमयी वो महिला ले जाती है, अपने पास पालती है, लेकिन इनका जो मूल स्थान है वो बिहार ही कहलाएगा। महिला आंचल में किस स्वतंत्रता सेनानी का उल्लेख मिलता है? तो महिला आंचल में महात्मा गांधी का उल्लेख मिलता है। किस महिला पात्र का प्रेम डॉक्टर प्रशांत के प्रति झुकाव रखता है? तो ऐसे तो डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका जो है वो कमली है, लेकिन कुसुम जो है उसका झुकाव भी डॉक्टर प्रशांत के प्रति है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी, कुसुम। उपन्यास में गांव का गांधी किसे कहते हैं? तो इसमें गांव का गांधी जो है वो कालीचरण को कहते हैं। महिला आंचल उपन्यास में बटोही बाबा का चरित्र क्या दिखलाता है? अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास में बटोही बाबा का चरित्र क्या दर्शाता है? तो इस उपन्यास में जो बटोही बाबा हैं उनका चरित्र एक गांधीवादी संत के रूप में है। उपन्यास में बाला साहब का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ए, स्वतंत्रता संग्राम से। उपन्यास में ठाकुरबाड़ी किसका प्रतीक है? ये धार्मिक आडंबर का प्रतीक है। इसका सही जवाब होगा बी, धार्मिक आडंबर। महिला आंचल उपन्यास में समाज के किस वर्ग की प्रमुखता से दिखाई गई है? मतलब इसमें किस वर्ग को प्रमुखता से दिखाया गया है? तो निम्न वर्गीय, किसान एवं दलित को ही इसमें प्रमुखता से दिखाया गया है। तो सही जवाब होगा बी। उपन्यास में बटोही बाबा का असली नाम क्या था? तो इस बटोही बाबा का जो असली नाम रहता है वो क्या रहता है? श्यामानंद। सही जवाब होगा श्यामानंद। अगर आप ये सारे प्रश्न कर लेते हैं ना, तो आपका एक मतलब किताब के बारे में, इस उपन्यास के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी आपको, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न आए तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप ये पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि आगे मैं और भी वीडियो लेकर के आने के लिए प्रोत्साहित होती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। साथ ही उन लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा ये वीडियो जो कि मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इसका मॉक टेस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। उपन्यास में बटोही बाबा का असली नाम क्या रहता है? श्यामानंद। ये सही जवाब है इनका। महिला आंचल की रचना शैली कौन सी है? सही जवाब है सामाजिक यथार्थवाद। इसकी जो रचना शैली है वो सामाजिक यथार्थवाद की है। ये सही जवाब होगा सी। उपन्यास में किस बोली भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है? तो इसमें मैथिली बोली भाषा का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। महिला आंचल उपन्यास किस साहित्यिक आंदोलन से प्रभावित हुआ है? ये प्रगतिवाद से। इसका सही जवाब है प्रगतिवाद। ये प्रगतिवाद से ज़्यादा प्रभावित हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु के लेखन को किस प्रकार की कथा शैली कहा जाता है? तो इनको आंचलिक शैली कहा जाता है। ये सही जवाब है आंचलिक शैली। महिला आंचल में कौन सा प्रमुख विषय उभर कर आता है? तो इसमें जो प्रमुख विषय उभर कर आता है वो है ग्रामीण भारत की वास्तविकता।
उस समय देश नया नया आज़ाद हुआ था और ये इसमें आधी कहानी तो आज़ादी के पहले की है और आधी आज़ादी के बाद की। तो उस समय भारत देश आज़ाद हुआ था, तो उसका ग्रामीण जीवन पर, उनकी संस्कृति पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, उसी को रेणु जी ने इस उपन्यास में दर्शाया है। मैला आंचल किस साहित्यिक विधा में आता है? तो ये उपन्यास की विधा में आता है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है ये यूनिट 6 उपन्यास में, तो ये उपन्यास की ही विधा इसको माना जाएगा। उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है? तो देखा ही है आपने कि उपन्यास का केंद्रीय विषय है ग्रामीण भारत का यथार्थ चित्रण। ये उपन्यास का केंद्रीय विषय है। फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो सही जवाब है इसका 1954 में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। मैला आंचल को साहित्य में किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो इस उपन्यास को साहित्य में आंचलिक यथार्थ, इसमें आंचलिक यथार्थ दिखाया गया है, इसीलिए इसको जाना जाता है। ये आंचलिक यथार्थ के रूप में फेमस है। फणीश्वरनाथ रेणु के लेखन की विशेषता क्या है? तो ये लोक जीवन का जीवंत चित्रण करते हैं। ये अपनी किसी भी रचना में लोक जीवन का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करते हैं। मैला आंचल के पात्रों में कौन सा वर्ग प्रमुखता से उभरकर सामने आता है? तो इसमें मैला आंचल के जो पात्र है, इसमें कौन सा वर्ग होता है? इसका सही जवाब है कृषक एवं निम्न वर्ग। फणीश्वरनाथ रेणु की लेखनी पर किस लेखक का प्रभाव अधिक दिखता है? तो इसमें प्रेमचंद का प्रभाव दिखता है और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने गोदान उपन्यास से इसकी तुलना भी की है। मैला आंचल में स्वाधीनता संग्राम का चित्रण किस रूप में किया गया है? तो स्वतंत्र संग्राम का चित्रण जो है ये ग्रामीण चेतना का उभार होता है इसमें, इसी रूप में इसका चित्रण किया गया है इस उपन्यास का। उपन्यास का अंत किस घटना से होता है? इसमें ग्रामीण संघर्ष का जो प्रारंभ होता है, तो इसी घटना से उपन्यास का अंत होता है। इसका सही जवाब होगा सी, ग्रामीण संघर्ष की निरंतरता। मैला आंचल का कौन सा पात्र ग्रामीण नेतृत्व का प्रतीक है? तो ये कालीचरण, इसका सही जवाब हो जाएगा कालीचरण। मैला आंचल में किस समस्या को प्रमुखता से दर्शाया गया है? जातिवाद और शोषण, ये इसका सही जवाब होगा। उपन्यास में बटोही बाबा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये उपन्यास में जो है ये आध्यात्मिक संत का प्रतिनिधित्व करते हैं बटोही बाबा, इनको आध्यात्मिक संत कहा जाता है। इसका सही जवाब बी होगा। उपन्यास में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में क्या दिखाया गया है? तो इसमें जो है वो भारतीय जनता की जागरूकता दिखलाया गया है, किस तरह स्वतंत्रता के बाद उन लोगों के अंदर जागरूकता आती है, और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रयास करते हैं डॉक्टर प्रशांत। मैला आंचल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण यथार्थ का चित्रण करना। सही जवाब होगा ए। फणीश्वरनाथ रेणु को मैला आंचल के लिए कौन सा विशेषण प्राप्त हुआ था? तो इनको मैला आंचल उपन्यास के लिए आंचलिक उपन्यासकार की उपाधि दी गई थी। सही जवाब होगा सी। अज्ञेय द्वारा रचित शेखर एक जीवनी किस शैली का उपन्यास है? तो यह एक आत्मकथात्मक शैली का उपन्यास है, इसको आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के मुख्य पात्र कौन है?
तो इसमें जो मुख्य पात्र है वो शेखर है। शेखर एक जीवनी उपन्यास कितने भागों में विभाजित है? तो ये 2 भागों में विभाजित है। जैसे प्रथम भाग का नाम है उत्थान और दूसरे भाग का नाम है संघर्ष। तो ये 2 भागों में विभाजित है, उत्थान और संघर्ष। और ये उत्थान भी जो है वो 4 भागों में विभाजित है। अज्ञेय का मूल नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जो इनका मूल नाम था ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1941। शेखर का बचपन किस प्रकार बीतता है? इसका सही जवाब होगा शेखर का बचपन कैसे बीतता है? सख्त अनुशासन और विद्रोह में। ये इसका सही उत्तर होगा। शेखर का प्रेम संबंध किससे होता है? तो शेखर का प्रेम संबंध यहाँ सुशीला से जुड़ा होता है। ये सही जवाब होगा इसका, सुशीला। शेखर के विद्रोही स्वभाव को किस घटना से दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा डी, सभी। क्योंकि शेखर जेल जाता है, माता पिता से विद्रोह करता है और उसके बहुत सारे प्रेम प्रसंग भी होते हैं, तो इससे उसके विद्रोही स्वभाव का पता चलता है। इस उपन्यास में मुख्य रूप से किस दर्शन का प्रभाव दिखता है? तो इस उपन्यास में मूल रूप से इसका सही जवाब है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद के दर्शन का प्रभाव इस उपन्यास पे दिखाई देता है। अज्ञेय को किस साहित्यिक आंदोलन से जोड़ा जाता है? किस हिंदी साहित्यिक आंदोलन से जोड़ा जाता है अज्ञेय को? इसका सही जवाब है प्रयोगवाद। शेखर के जीवन में किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो शेखर के जीवन में उनकी माता का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। सही जवाब होगा ए, माता का। शेखर की विद्रोही प्रवृत्ति किस घटना से स्पष्ट होती है? तो ये मैंने बता ही दिया था, इसका सही जवाब है ये सभी। शेखर किस विषय में अधिक रुचि रखता है? शेखर की रुचि साहित्य में सबसे ज़्यादा है। इसका सही जवाब होगा ए, साहित्य। उपन्यास में शेखर का सबसे बड़ा संघर्ष किससे है? तो इसका सबसे बड़ा संघर्ष जो है ये स्वयं से है। इसका सही जवाब है स्वयं से। शेखर एक जीवनी का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है मनोवैज्ञानिक संघर्ष। शेखर किस अपराध में जेल जाता है? इसका सही उत्तर होगा सी, राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण वो जेल जाता है शेखर। शेखर के प्रेम संबंध की असफलता का मूल कारण क्या होता है? तो इसके प्रेम संबंध की असफलता का मूल कारण होता है इसकी आत्मसंघर्ष की प्रवृत्ति। आत्मसंघर्ष की प्रवृत्ति के कारण इसका कोई भी प्रेम संबंध जो है वो सफल नहीं हो पाता है। शेखर किस प्रकार के समाज का विरोध करता है? तो ये सभी प्रकार के समाज का विरोध करता है, इसे सामंती, पूंजीवादी या पुरुष सत्तात्मक। तो इसका सही जवाब होगा डी। शेखर एक जीवनी की भाषा शैली क्या है? तो इसकी जो भाषा शैली है ये जटिल और मनोवैज्ञानिक है। इसका सही जवाब होगा बी। इस उपन्यास में प्रयोगवाद की कौन सी विशेषता प्रमुख है? तो इस उपन्यास में जो है वो प्रयोगवाद की कौन सी विशेषता प्रमुख है? तो इसमें सभी विशेषता ये यथार्थवाद, आत्मकथात्मक शैली और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ये तीनों चीज़ें इसमें हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी।
अज्ञेय को किस विधा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये ज़्यादातर इनको कविता की विधा में विशेष योगदान के लिए इनको जाना जाता है। शेखर एक जीवनी किस शैली में रचित है? तो ये पूर्व दीप्ति शैली में रचित है। शेखर एक जीवनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति स्वातंत्र्य की खोज। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ये सही जवाब होगा सी इसका। शेखर एक जीवनी उपन्यास पर किस दर्शन का प्रभाव है? इन सभी का प्रभाव। इसमें अस्तित्ववाद, बौद्ध दर्शन का दुखवाद और फ्रायड का अंतर्विश्लेषणवाद। तो इसका सही जवाब होगा इन सभी का। शेखर की खोज अंततोगत्वा व्यक्ति स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा स्वयं अज्ञेय की यह पंक्ति है। उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है कि शेखर की जो खोज है वो अंततोगत्वा व्यक्ति स्वातंत्र्य की खोज है। शेखर एक जीवनी को हिंदी का पहला प्रयोगवादी उपन्यास मानने वाले आलोचक हैं। कौन है? सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब है विजय मोहन सिंह। इन्होंने ही हिंदी का पहला प्रयोगवादी उपन्यास माना है इस शेखर एक जीवनी उपन्यास को। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने शेखर एक जीवनी को अधूरी कृति माना है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी होगा, डॉक्टर गोपाल राय ने। डॉक्टर गोपाल राय इसको एक अधूरी कृति मानते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास को हिंदी का पहला आधुनिक उपन्यास मानने वाले विद्वान कौन है? इसका सही उत्तर है विजय मोहन सिंह। शेखर एक जीवनी उपन्यास के ढांचे में आत्मकथा है। यह कथन किस विद्वान का है? इसका सही उत्तर है परमानंद श्रीवास्तव। ए परमानंद श्रीवास्तव। शेखर अज्ञेय के अपने ही जीवन का प्रत्यावलोकन है। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र। ये कथन कारण वाले प्रश्न बहुत आते हैं कि ये किसका कथन है। अगर किसी भी उपन्यास के बारे में जो भी विद्वानों का कथन होता है तो उसको याद करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप PYQ आपने देखा होगा तो देखा ही होगा कि कितने सारे प्रश्न इस तरह के आते रहते हैं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र। शेखर के बचपन का नाम क्या था? तो शेखर के बचपन का नाम था बुद्धदेव। शेखर के बचपन का नाम बुद्धदेव था। शेखर के पिता का क्या नाम था? तो शेखर के पिता का नाम था हरिदत्त पंडित। शेखर के जीवन में आने वाली लड़कियों में से शेखर के चरित्र को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली लड़की कौन सी थी? कौन सी लड़की थी जिसने शेखर को सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो ये थी शशि, जो कि इसका सही उत्तर है शशि। स्त्री हमेशा से अपने को मिटाती आई है। ज्ञान सब उसमें संचित है जैसे धरती में चेतना संचित है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? यह कथन है शशि का। शेखर की सबसे छोटी बहन का नाम क्या रहता है? शेखर की सबसे छोटी बहन का नाम है कमला। देखिए यहाँ पे कमला है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कमला शेखर एक जीवनी उपन्यास की पात्र है, उसकी बहन का। और कमली जो है वो मैला आंचल उपन्यास की पात्र का नाम है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आ सकता है इस तरह का। निम्नलिखित में से कौन शेखर की नामहीन समिति का सदस्य नहीं था? सांबशिव, ये जो रहता है वो नाम इसके शेखर की समिति का सदस्य नहीं होता है।
शशि की माँ का क्या नाम रहता है? तो इसकी माँ का नाम होता है विद्यावती। शेखर के कुत्ते का क्या नाम था? तो इसके कुत्ते का नाम था तैमूर। जम्मू में शेखर का अमेरिकन मास्टर कौन था? इसका सही जवाब है मिस्टर गैस।